नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और ये जो करंट अफेयर्स होंगे वो 30 मई 2023 के होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहली जो न्यूज़ है, उसमें बताया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 14 ऐप्स को बैन कर दिया है। और कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। और मेनली क्यों बैन किया गया है? क्योंकि ये जो ऐप हैं उससे टेरर ग्रुप्स कम्युनिकेट कर रहे थे, कम्युनिकेशन में उसको यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए 14 ऐप्स को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। ऑपरेशन कावेरी की बात करी गई है। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया था, क्योंकि भारत में कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो कहाँ पर फंसे हुए थे? सूडान में फंसे हुए थे। तो ऑपरेशन कावेरी से अभी तक जो बच्चे लाए गए हैं, जो लोग लाए गए हैं, वो 2140 लोग टोटल हैं जो अभी तक वापस आ चुके हैं। इसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक और बात बताई है कि दो यहाँ पर एयरक्राफ्ट थे C-130 के, जिनको लगाया गया था, और साथ ही साथ INS सुमेधा, ठीक है, इसको भी लगाया गया था इवैक्यूएशन के लिए। तो ये याद रखिएगा कौन सी शिप लगी थी? तो शिप लगी थी INS सुमेधा। और कौन से एयरक्राफ्ट लगे थे? तो C-130 एयरक्राफ्ट लगे थे, वो भी दो। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज करी है। उसका नाम है चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करी है? चार ऑप्शन दिए होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद सैंटियागो पेना जो है वो पैराग्वे के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने जीता है, तो वो एक तरीके से प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो सैंटियागो पेना है, ये कहाँ के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं? तो पैराग्वे के प्रेसिडेंट बनेंगे। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? तो ये अगली इंफॉर्मेशन ये है कि एशियान इंडिया मेरीटाइम जो है वो हुई है कहाँ पर? साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो एशियान और इंडिया के बीच में मेरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, और कहाँ पर हुई है? साउथ चाइना सी में हुई है। इसके बाद जापान की बात करी जाए तो जापान ने कहा है कि वो हम लोग के भारत के 1000 इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा बुलेट ट्रेन के लिए। आपको पता होगा बुलेट ट्रेन योजना चल रही है, मेनली उसको बॉम्बे से या मुंबई से लेके अहमदाबाद तक कनेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए क्योंकि इंजीनियर्स को चाहिए कि इंजीनियर्स आए, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी इंजीनियर्स को, तो कौन ट्रेन करेगा? जापान, क्योंकि जापान ही मदद कर रहा है बुलेट ट्रेन बनाने में। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट लोग हैं, दो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे महराज अहमद खान हैं और गनीमत शेखोन हैं। इन लोग को गोल्ड मेडल मिला है कहाँ पर? तो जो इंटरनेशनल शॉटगन वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इनको मतलब गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महराज अहमद खान और गनीमत शेखोन किस गेम से रिलेटेड है? तो शॉटगन से रिलेटेड है या शूटिंग से रिलेटेड है। अगले में कहा गया, देखिए यहाँ पर भी आपको हमने 2 दिन पहले बताया था कि पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन हुआ था, और किसने किया था? तो पीएम ने किया था। अब इसमें जो 19 ऑपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने क्या किया है? इसको बॉयकॉट किया था। क्यों बॉयकॉट किया था? क्योंकि सही बात भी है, बॉयकॉट तो वैसे कोई मतलब की चीज़ नहीं है, लेकिन बॉयकॉट क्यों किया था ये जानना आपको ज़रूरी है। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट जो है वो किससे बनता है? वो बनता है लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से। और देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो होता है वो इसमें मेन होता है, टॉप पे होता है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट है। अब है क्या कि कोई भी नया पार्लियामेंट खुल रहा है, कोई भी नया पार्लियामेंट है, इनॉग्रेट करने की काम किसको करना चाहिए? प्रेसिडेंट को करना चाहिए। ये इन लोग का कथन था, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो अपोजिशन पार्टी उन्होंने ये बात कही है। हालांकि इसका कोई तुक नहीं है, अगर पीएम ने भी कर दिया तो कोई बहुत बहुत गंभीर मुद्दा नहीं हो गया। लेकिन अब क्या कहा जाए, अपोज करना है तो करे। इतना ही अपोज अगर किसी बिल पे कर दिया जाता या कोई काम के लिए इतना अगर मेहनत कर ली जाती तो बहुत अच्छा भारत आज हो गया होता। तो चलिए, यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है हम लोग की? तो द्रौपदी मुर्मू है। ये पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है भारत की, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या है मुद्दा कि 19 अपोजिशन पार्टियों ने क्या किया है? अपोज किया था इसको। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि इसरो ने क्या किया है? नाविक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अभी आपको पता होगा नाविक सैटेलाइट पहले से ही एक था, अब नाविक 01 मतलब दूसरा नाविक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है NVS-01। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट है, IRNSS इसको बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। मतलब जो नेविगेशन होता है, जैसे आप लोग ने जीपीएस सुना होगा, तो जीपीएस कहाँ का है? तो जीपीएस है अमेरिका का। ठीक है, इसी तरीके से नाविक कहाँ का है? तो नाविक है इंडिया का। तो इसलिए मेनली लॉन्च किया गया है जिससे नेविगेशन अच्छा हो सके। ठीक है,
कोई भी सिक्योरिटी अगर होती है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बात होती है, तो हम लोग उसको नाविक से चेक कर सकें। ठीक है, तो ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और मेनली इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये देखा गया कि जो पुराना वाला नाविक नाविक वहाँ पर चल रहा था, उसमें कुछ इश्यूज़ देखे गए कि जो सिस्टम था थोड़ा पुराना हो गया था, कई बार वो बंद हो जा रहा था, तो इन सब चीज़ों को कुछ ऐसे भी वहाँ पर सिस्टम्स थे जिनकी लाइफ भी खत्म हो गई थी, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है, मतलब भेजा गया है। इसके बाद देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है, उसको चेंज कर दिया और कैश ट्रांसफ़र करेगी किस चीज़ में, तो मधु बाबू पेंशन योजना जो चल रही है उड़ीसा में, पंचायत लेवल पे देखा जाए तो पंचायत लेवल आपको पता होगा जो सबसे गाँव का स्तर होता है, गाँव का जो लेवल होता है दैट इज़ कॉल्ड पंचायत लेवल। तो वहाँ पर मधु बाबू पेंशन योजना चल रही थी, तो वहाँ पर क्या कहा है उड़ीसा गवर्नमेंट ने कि अभी तक जो पेंशन वृद्ध लोगों को बूढ़े लोगों को मिलती थी, पेंशनर्स को जो पेंशन मिलती थी, वो अभी तक डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र करी जाती थी, लेकिन अब कैश में दी जाएगी। और ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये कहना है इन लोग का उड़ीसा गवर्नमेंट का ये कहना है कि कई सारे टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं ये जो वेबसाइट है मधु बाबू पेंशन योजना की पोर्टल पे ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। अब ये कहाँ तक सच है तो नहीं पता, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है, ये इससे बहुत ज़्यादा, ये यूनियन मिनिस्टर हैं और ये कहीं न कहीं इससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि डीबीटी लाया ही इसलिए गया है कि करप्शन को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि कैश में जब भी ट्रांज़ैक्शन होता है, कैश में जब भी पैसे दिए जाते हैं तो कहीं न कहीं ये होता है कि पैसे पूरे नहीं दिए जाएँगे या पैसे काट लिए जाएँगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। आप उसमें प्रूफ़ दे सकते हो कि हाँ भैया इतना पैसा हमको दिया गया है। इसके बाद आते हैं, अब उड़ीसा में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ का बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है, ठीक है? जिसकी वजह से जो पेंशनर्स होते हैं वो आसानी से अपनी मनी को विथड्रॉ नहीं कर पाते हैं, ठीक है? अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ देखिए किस चीज़ से रिलेटेड है। अगली न्यूज़ में बताया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक बात कही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पता होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंसी है। इसने कहा है कि जो इंडिया है वो इस समय क्या फेस कर रहा है, स्नोबॉल इफेक्ट फेस कर रहा है। अब स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि भारत में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है आने वाले दिनों में। स्नोबॉल इफेक्ट होता क्या है, जैसे आप लोग ने देखा होगा स्नो की जो बॉल है, जैसे मान लीजिए स्नो है और स्नो ये मतलब बर्फ की एक गोला है और बर्फ का गोला जब ढनकते ढनकते नीचे की ओर आएगा तो क्या होता है, इसका साइज धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है, ठीक है, साइज इसका बड़ा होता चला जाता है। तो टाइम के साथ साइज बढ़ रहा है तो इसी को क्या कहते हैं, स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ कही गई है कि ग्रोथ विल लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि भारत में ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा जॉब्स आएंगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा भारत का। तो ये चीज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कही है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पुरानी न्यूज़ है, इसमें कहा गया है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो जो चल रहा है दिल्ली में जो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो चल रहा है, तो वहाँ का जो मैस्कॉट लिया गया है, ठीक है, मैस्कॉट क्या है, डांसिंग गर्ल स्कल्पचर है। तो डांसिंग गर्ल अगर आप देखेंगे मोहनजोदाड़ो में जब खुदाई हुई थी, एक्सकेवेशन हुआ था, तो वहाँ से ये निकली थी। तो उसी को मैस्कॉट बनाया है किसका, इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का, ठीक है। ये मोहनजोदाड़ो के से खुदाई जब करी गई थी तो निकली थी। इसके बाद ये कहाँ पर हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है, अभी हमने आपको बताया, इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। इसके बाद ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो है चन्ना पटना टॉयज़, ये भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, मतलब इसको भी एक तरीके से मैस्कॉट के रूप में बनाया जा रहा है। और ये जो टॉय है इसको इसका रूप दिया गया है, मतलब ये जो चन्ना पटना टॉय है इसको डांसिंग गर्ल स्कल्पचर के रूप में मतलब बनाया गया है, या ये कह सकते हैं कि एक टॉय के रूप में इसको बना दिया गया है डांसिंग गर्ल स्कल्पचर को, और इसी को ही क्या किया गया है, मैस्कॉट बनाया गया है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो डांसिंग गर्ल स्कल्पचर है वो कब खुदाई में निकली थी, तो 1926 की अगर बात करी जाए तब ये इसको एक्सकेवेट किया गया था। और किसने एक्सकेवेट किया था, तो अर्नस्ट मैके ने इसको एक्सकेवेट किया था मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत ही पुरानी साइट है, बहुत ही बड़ी साइट है, ठीक है, इस समय पाकिस्तान में है। इसके बाद आते हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया की बात अगर करी जाए, तो इस समय अगर देखा जाए जो डांसिंग गर्ल की स्कल्पचर है असली वाला, वो कहाँ पर है, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया में है, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है, याद रखिएगा। मतलब ये जो डांसिंग गर्ल है वो इस समय इंडिया में है। क्यों इंडिया में है, क्योंकि 1926 में पाकिस्तान और इंडिया एक ही था, ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ रख दिया गया, तब यहाँ रखा गया तो यहाँ से वापस नहीं गया। चलिए, तो ठीक है, अपनी धरोहर है, अच्छी चीज़ें ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में कहा गया है राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, और स्टेप क्या है कि ये वो लोग मैन्युफैक्चर्ड सैंड को यूज़ करेंगे। मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव है किसका,
रिवर सैंड का, मतलब रिवर से जो मिट्टी निकलती है, सैंड निकलती है, बालू निकलती है, उसकी जगह पे मैन्युफैक्चर्ड सैंड को यूज़ किया जाएगा। ठीक है? अब ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड देखिए इतनी अच्छी चीज़ है कि ये प्रोड्यूस कैसे हो रही है, तो जो रॉक्स होते हैं, जो बड़े-बड़े पत्थर होते हैं, उसको क्रश करके ये क्रिएट किया जा सकता है और इससे कहीं न कहीं नेचुरल रिवर सैंड बची रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है रिवर का, वो थोड़ा-सा मेंटेन रहेगा। ठीक है? मतलब अवैध खुदाई-वुदाई नहीं होगी, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि जो अटल भूजल योजना चल रही है भारत सरकार की, उसको ये कहा गया है कि 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, अनदर 2 ईयर उसको एक्सटेंड कर दिया, 2025 तक चलनी थी, जो अब 2027 तक चलेगी। ठीक है? अटल भूजल योजना क्या है? तो एक सेंट्रल की स्कीम है, सेंटर की स्कीम है और मेनली इसका काम ये है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना किसका? ग्राउंड वाटर का। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए अटल भूजल, भूजल आपको नाम से पता चल रहा होगा, जो जल अर्थ के नीचे है, ठीक है? ग्राउंड वाटर है, उसको भूजल कहते हैं। ठीक है? इसके बाद ये स्टार्ट कब हुई थी? तो 2020 में अटल भूजल योजना को स्टार्ट किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय जो है, उसने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है? और जो इसमें प्रपोर्शन देखा जाए, पैसा कहाँ से आएगा, तो 50-50% बेसिस का इसमें पैसा है। मतलब भारत सरकार इसमें 50% योगदान करेगी और वर्ल्ड बैंक भी इसमें 50% योगदान करेगा। इसके बाद आते हैं, इसमें पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स कौन-कौन से हैं, मतलब किस-किस स्टेट में ये जो योजना है मेनली चल रही है। तो गुजरात, हरियाणा, मतलब जहाँ-जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है ग्राउंड वाटर की, वहाँ-वहाँ ये योजना चल रही है। जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसके बाद आते हैं, देखिए एनटीसीए जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट कमेटी को सेटअप किया है। एनटीसीए ने कमेटी सेटअप करी है जिसका नाम है चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है? चीता आपको पता होगा, अभी बहुत सारे चीते लाए गए हैं अफ्रीका से, नामीबिया से, तो उसीलिए उसी मतलब एक कमेटी सेटअप करी गई है। और एनटीसीए के पहले बारे में जान लेते हैं। एनटीसीए क्या है? तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? 2005 में एस्टैब्लिश हुई थी। एनटीसीए का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, ठीक है? इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये वाइल्ड लाइफ, जो भी मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से कंजर्वेशन किया जाता है किसका? टाइगर का यहाँ पर। इसी तरीके से चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी को स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल सेम इसी बेसिस पे, और इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? डॉक्टर राजेश गोपाल होंगे। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है कि चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर राजेश गोपाल को बनाया गया है। इसके बाद आते हैं वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की बात अगर करी जाए, तो वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी कुछ दिन पहले ये कह सकते हैं सेलिब्रेट किया गया था, या कुछ दिन पहले इसको देखा गया था। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 मई को। ठीक है? 28 मई याद रखिएगा, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। और इसकी जो थीम थी 2023 की अगर इसकी थीम देखी जाए, तो वो थी मेकिंग मेंस्ट्रुअल अ नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाय 2030। ठीक है? तो मेकिंग मेंस्ट्रुएशन और नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाय 2030, तो ये इसकी थीम थी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, देखिए इम्पोर्टेंट, हमने आपको डिस्कशन किया था पिछले उसमें भी, कि केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है, ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं किसमें? लार्ज स्टेज की कैटेगरी में ये टॉप पे रहे हैं। किसमें? नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स आया था, ठीक है, उसमें ये जो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। ये हमने पिछले बार भी आपको बताया था। लेकिन लीस्ट, सबसे बेकार कौन रहा है? सबसे बेकार पोजीशन किसकी रही है? तो बिहार की रही है, उत्तर प्रदेश की रही है और मध्य प्रदेश की रही है। ठीक है? ये बॉटम लिस्ट में है। इसके साथ ही साथ अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करी जाए, मेनली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करी जाए, जो छोटे-छोटे राज्य हैं, उनमें त्रिपुरा जो है वो बेस्ट परफ़ॉर्म किया है उसने। और अगर सबसे कम परफ़ॉर्मेंस देखी है किसकी है? तो मणिपुर की है। तो मणिपुर की परफ़ॉर्मेंस सबसे खराब रही है। यूनियन टेरिटरीज़ में देखेंगे तो लक्षद्वीप ने सबसे अच्छा परफ़ॉर्म किया और दिल्ली ने सबसे खराब परफ़ॉर्म किया है, तो बॉटम पे है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद कुछ पीआईबी से न्यूज़ देखते हैं। पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से न्यूज़ देखी जाएगी। इसमें कहा गया है कि पीएम ने कांग्रेचुलेट किया है किसको? तो प्रेसिडेंट, तुर्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं, री-इलेक्ट हो गए हैं कौन? रिसेप तैयब एर्दोगन, ठीक है? एर्दोगन, ठीक है? तो याद रखिएगा कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो ये टर्की के प्रेसिडेंट है। अब इस टर्की का नाम टर्कीये हो गया है, ठीक है? नाम बदल गया है टर्की का और टर्कीये हो गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद आते हैं कि नाइट लैंडिंग फैसिलिटी को स्टार्ट कर दिया गया है, अप्रूवल मिल गया है नाइट लैंडिंग फैसिलिटी का। और किस एयरपोर्ट को मिला है? तो कालबुरागी एयरपोर्ट को मिला है। बुरागी एयरपोर्ट को मिला, और ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो कालाबुरागी एयरपोर्ट याद रखिएगा कहाँ पर है? कर्नाटका में है। अब यहाँ पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, मतलब रात में भी फ्लाइट हो सकती है, लैंड कर सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टार्टिंग करी गई है।
इंडियन आर्मी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट को सेलिब्रेट किया है, 75th इंटरनेशनल डे ऑफ यूनियन पीस कीपर्स। आपको पता होगा भारत की भी बहुत सारी फोर्सेस लगी हुई हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जिसको कहते हैं। मेनली कहीं भी अगर पीस सिचुएशन खराब होती हैं, जैसे मेनली अगर आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा अक्सर होता रहता है, तो वहाँ पर आर्मी को लगाया जाता है जिससे पीस को मेंटेन किया जा सके। पहली बार जो आर्मी लगाई गई थी, ठीक है, वो 1948 में लगाई गई थी। पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन था जिसका नाम था यूएन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ पर हुआ था सबसे पहली बार? तो फलस्तीन में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस दिन होता क्या है, तो जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए होते हैं उनको ट्रिब्यूट किया जाता है, मतलब उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके प्रोफेशनलिज्म की तरफ, डेडिकेशन, करेज, ये सब चीज़ें उनको एक तरीके से उस सब चीज़ों की श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें इंडियन आर्मी में भी देखेंगे तो एक सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग फोर्स है। ठीक है, मतलब एक तरीके से सेंटर है यहाँ पर, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर होता क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए कि पीस कीपिंग अगर किसी करनी है तो ऑपरेशन किस तरीके का होगा, कैसे करनी होगी। और यहाँ पर मेनली 12,000 ट्रूप्स को हर साल प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, खीर भवानी मेला के बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ है, ये कहाँ सेलिब्रेट होता है। तो कश्मीरी पंडित का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है और इसको कश्मीर वैली मतलब जम्मू एंड कश्मीर में इसको सेलिब्रेट किया गया है। ऑपरेशन कावेरी को थोड़ा सा देख लेते हैं डीप में, क्योंकि ऑपरेशन कावेरी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये आज की हमारी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट जिसको देखना है। तो ऑपरेशन कावेरी आपको पता है, ऑपरेशन कावेरी जो है ये मेनली सिटीजन्स को, बच्चों को जो फंसे हुए थे सूडान में, उनको फ्री करने के लिए एक इवैक्यूएशन प्रोग्राम ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, मेनली सूडान से बच्चों को लाने के लिए, और केवल भारत के बच्चों को ही नहीं, जो फ्रेंडली नेशंस के सिटीजन हैं वो भी अगर वहाँ पर थे उनको भी वहाँ से लाया गया है। 2 C-130 एयरक्राफ्ट लगाए गए थे और INS सुमेधा लगाया गया था इस काम के लिए। ठीक है, अभी तक ऑफिशियल डेटा क्या कह रहा है? ऑफिशियल डेटा कह रहा है कि 4,000 इंडियंस जो हैं वो लाए जा चुके हैं सूडान से। ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा है, ये लगातार चेंज होता रहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। ये पूछा कभी नहीं जाएगा कि कितने बच्चे लाए गए, कितना क्या हुआ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत की हेल्प किस किस कंट्री ने करी है बच्चों को लाने के लिए और सिटीजन को लाने के लिए? तो सऊदी अरब ने हेल्प करी है और यूएई ने हेल्प करी है। तो याद रखिएगा ये दो कंट्रीज, तो जो दो कंट्रीज जिन्होंने भारत की हेल्प करी है, क्योंकि देखिए सूडान तक जाना आसान तो है नहीं, किसी कंट्री को पार करके ही जाएंगे, तो मेनली इन दो कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा भारत की हेल्प करी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ी-सी और बात देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर देखनी है आप लोग को। तो जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने क्या किया है, ग्राउंड सपोर्ट दिया है भारत को, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, फ्रेंड रिलेशंस की बात अगर करी जाए तो सऊदी अरब और यूएई के साथ अच्छे खासे फ्रेंड रिलेशन इस समय चल रहे हैं। अब ये सूडान क्राइसिस हुई क्यों थी इसके बारे में भी थोड़ा-सा जान लीजिए। तो सूडान क्राइसिस मेनली आर्मी और पैरा मिलिट्री जो फोर्स होती है, जैसे भारत में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब जो चीज़ें हैं, तो जो पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स थी उनके बीच में विवाद हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर इतनी सारी वायलेंट पावर स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा कैसे, क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो यहाँ पर मेनली ये है कि 4 साल अगर पहले देखा जाए तो 4 साल पहले यहाँ पर ऑथोरिटेरियन एक तरीके से मोनार्कियल गवर्नमेंट थी ओमर अल बशीर की। ठीक है, अब इसको चेंज करने की बात करी गई, तो जब चेंज हुआ तो फिर क्या देखा गया कि एक नई सिविलियन गवर्नमेंट बनाई जा रही थी। अब जो नई सिविलियन गवर्नमेंट बनाई जा रही थी ये इंटरनेशनल सपोर्ट से बनाई जा रही थी, ऐसा मानना है। तो इंटरनेशनल सपोर्ट से जब बनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लोगों की बात करेगी, वहाँ के फेवर में रहेगी। तो मिलिट्री ने इसीलिए इसको अपोज किया है। मिलिट्री ने 2 साल पहले क्या कर दिया था, कूप कर दिया था। ठीक है, मतलब जब ये सरकार बनी तो कूप कर दिया, सरकार को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब जब ये खत्म किया गया तो दोनों साइड्स एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे, तो इस वजह से यहाँ पर वायलेंस और इनस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये पूरा मुद्दा था सूडान और मतलब ये समझ सकते हैं सूडान की सरकार या ये मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी पूरी अब कहानी थी जो हम लोग ने डिस्कस करी, पूरा करंट अफेयर आज का था जो डिस्कस हुआ। ऐसे करंट अफेयर्स के लिए डेली देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।